दे चुका हूँ ना मैं। ठीक है, मैं तो आज फ्री बैठा था, पता 11:30 से फ्री बैठा हूँ कि तुम लोग आ जाओ, इसलिए तो बड़ी जल्दी वो डाल दिया था मैंने, है ना, जूम का मीटिंग आईडी इसलिए डाल दिया था कि तुम लोग आ जाओ। चल शुरू कर लेते हैं, वैसे भी 10 मिनट लेट हो गए। ठीक है, चल शुरू करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे, अपन को डिस्कस करना था रेजिस्टेंस, द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। डेफिनेशन जैसे तो अपन ने लास्ट टाइम लिख लिया था, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टिविटी। मैंने आपको लास्ट क्लास में, कल ही तो था अपना लास्ट क्लास, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करेंगे, सेल कांस्टेंट इज L/A, अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था। और अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज कंडक्टिविटी। तो अपन को एक बात पता है, मैंने कल आपको एक सेल भी बना के दिखाया था। अपने पास एक सेल है ऐसे, और इस सेल में अपन ने कहा था कि अपन इसमें अज्यूम कर लेंगे, दैट इज इसमें ये अपन 1 सेंटीमीटर क्यूब मैंने आपको बता दिया था। तो अपन ने कहा था कि ये एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड हो गया, इसी को आप अज्यूम कर लो दैट इज एनोड, और इसको आप अज्यूम कर लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो एनोड और नेगेटिव है तो कैथोड, ये आपका कैथोड। अपन ने इसको L लिया था, दैट इज 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसके में भी L 1 सेंटीमीटर लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब अपन ने कर लिया। अब होता क्या है, इसमें जो सोल्यूशन होगा ना, आइंस का सोल्यूशन, जैसे सोडियम क्लोराइड अपन लेते हैं, बार बार अपन सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो अगर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है ना, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा जितना ज्यादा इस सोडियम को, ये L है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, जितना ज्यादा इस सोडियम को इस इलेक्ट्रोड की तरफ, इस इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रैवल करना होगा, उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, उतना ज्यादा वो Cl नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, उतना ज्यादा उसे वाटर से हाइड्रेटेड फॉर्म में ट्रैवल करना होगा, दैट इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। और डिपेंड करेगा विस्कोसिटी पे भी, तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। L is the distance between the electrode, distance between the electrodes, L is the distance between the electrodes। और जो मतलब अपन लिखेंगे दैट इज L is the distance between the electrodes, और A is area of electrodes, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। कैथोड एंड एनोड, कैथोड का अलग होगा, एनोड का भी उतना ही होगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर ले रखा है। एंड द रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। वो क्यों? जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतने ज्यादा आयंस इजीली डिपॉजिट हो पाएंगे, और जितना ज्यादा आयंस इजीली डिपॉजिट हो पाएंगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आयंस डिपॉजिट होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। तो अपन लिखते हैं रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल कांस्टेंट, L/A is nothing but a cell constant. So I can write that R will be equal to the rho into L/A। ये रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूलेज होते हैं ये अपन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड rho, where is called resistivity। resistivity मतलब the resistance of solution per centimeter, right? The resistance of solution for 1 centimeter। मतलब जब आपका आयन 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा तो कितना रेजिस्टेंस फेस करेगा, वो रो होता है रेजिस्टिविटी, अपन उसे रो बोलते हैं, राइट? तो अब वो सिंबल है रो का, रेजिस्टिविटी का, तो अपन को लिखना पड़ेगा। अपन क्या कर सकते हैं, मतलब अब रो अपन कुछ और ही होता है, रो तो अपने लिए, ठीक है, उसको प्रोनाउंस करते हैं रो जैसे। तो दिस इज द रेजिस्टेंस वी कैन से। तो ठीक है, रेजिस्टेंस हमें समझ में आ गया कि भाई इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, आयन को उतना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस के चांसेस होंगे।
अगर एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड बड़ा होगा तो जो आयंस उसके पास होंगे उसमें ज्यादा आयंस डिपॉजिट होंगे, ज्यादा आयंस डिपॉजिट होने का मतलब है ज्यादा कंडक्टेंस, तो कम रेजिस्टेंस। अब अपन बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस को अपन सी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोड तो अपन ने पूरा फेस ही इलेक्ट्रोड को अज्यूम किया था ना, कि इलेक्ट्रोड जो प्लेस किया अपन ने कोई इलेक्ट्रोड इसके अंदर थोड़ी डाला है, इसी फेस को इलेक्ट्रोड अज्यूम कर लिया। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि भाई अगर अपन कोई इलेक्ट्रोड ऐसे लेते हैं ना कि ये कैथोड है, ऐसे मान लो, तो अब अपन कहेंगे बताओ ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है कैसे है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो अपन को उसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में यहां से भी डिपोजिशन होगा, यहां से भी डिपोजिशन होगा, तो अपन को उसका पूरा सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। इधर ऐसा नहीं है, इधर एक फेस ले लिया अपन ने। अब डिपोजिशन तो अंदर की तरफ से होगा, बाहर की तरफ से थोड़ी होगा। अगर ऐसे होता तो अपन में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमें एरिया तो कैलकुलेट करना ही पड़ता। तो अपन एरिया बता देते भाई, जो एरिया डिप होता सोल्यूशन में वो एरिया पे डिपोजिशन होगा। हाँ, वो अगर रॉड होता तो राइट, तो इसका तो अपन ने थोड़ा इजी कर दिया कि कंसेप्ट बना लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे उस टाइप का। कंडक्टेंस जो होता है वो सी से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि अपन लिख सकते हैं कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू, इसका इनवर्स कर लेते हैं तो 1 बाय रो इंटू ए बाय एल कर लेते हैं, लाइक दैट। So I can write that conductance will be equal to kappa into A by L. ये कंडक्टेंस, where kappa is called conductivity. जैसे ये 1 सेंटीमीटर में the resistivity is called the resistance of 1 centimeter of, right now when the ion travel 1 centimeter. कंडक्टिविटी होता है उसका पर आयन, मतलब इसमें कंडक्टिविटी जो होगा दैट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज कंडक्टेंस। सो वेयर कप्पा इज कंडक्टिविटी, के इसको अपन कप्पा बोलते हैं, के को अपन कप्पा बोलते हैं, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो कप्पा को अपन कंडक्टिविटी बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी सिग्निफाइज, इसको मैं इक्वेशन 2 लेने वाला हूं। कंडक्टिविटी सिग्निफाइज, कंडक्टिविटी इज कप्पा, और अपन ने लास्ट टाइम लिखा भी था उसको, तो फिजिक्स में तो C इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, नहीं अपन 1 बाय कप्पा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें, इधर अपन को सोल्यूशन लेना है। C इज इनवर्स ऑफ, तो वो कंडक्टिविटी होगा। सो वो फिजिक्स में आप जो पढ़ते हो वो कंडक्टिविटी कप्पा, मैं भी तो बोल रहा हूँ कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, अपन ने भी तो ये लिखा है वो, लेकिन कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो फिजिक्स में जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी का इनवर्स, अपन भी वही कर रहे हैं, 1 by rho is conductivity. So conductivity जो होगा, the conductance of अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं कंडक्टेंस ऑफ आयंस नहीं लिखूंगा, इलेक्ट्रोलाइट लिखूंगा, तो वो आयंस की बात कर रहे हैं। सो द कंडक्टेंस ऑफ आयंस, all the ions present in 1 centimeter cube of electrolyte, of electrolyte मतलब 1 ml में, अपन ऐसे लिख सकते हैं, वो कंडक्टिविटी होता है। मतलब अगर मेरे पास कोई बड़ा सा ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसे अपन कंडक्टेंस बना लेंगे, तो एक्चुअली अगर मान लो ये 200 ml सॉल्यूशन है, तो फिर इसमें कंडक्टिविटी जो होगा वो आपको सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए लेना होगा, दैट इज द कंडक्टिविटी फॉर 1 सेंटीमीटर। तो कप्पा जो होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए होगा, तो ये तो कंडक्टेंस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो 200 ml का कितना होगा, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 200 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस हो जाएगा।
सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2, अपन ऐसे लिख सकते हैं, अपन कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अपन इक्वेशन 2 से ऐसे लिख सकते हैं, इससे C into L is equal to kappa into A. A is a area, we know that. अपन ने L ले रखा है, राइट? तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास अगर L से मल्टीप्लाई करूंगा तो C L स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड दैट विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू, मैं इसको लिख सकता हूं L क्यूब, एरिया इज L स्क्वायर, तो मैंने इसको L क्यूब कर लिया, चलेगा, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है कि वो L क्यूब कर लिया। अब व्हाट आई वांट इज कि ये हो जाएगा सी एल स्क्वायर इज इक्वल टू कप्पा इंटू, मैं इसको लिख सकता हूं एल क्यूब को एरिया इंटू लेंथ जो होता है, वी नो दैट। अगर आप एरिया इंटू लेंथ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो पहले, लेकिन एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, वी नो दैट। मैं इसको एमएल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं सारा कुछ सीजीएस में बताऊंगा, तो अपन वॉल्यूम लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी आपने 1 ml ले रखा है, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml ले रखा है। अब व्हाट आई विल डू, मैं कहूंगा कि भाई यहां पर जो अपन ने बनाया हुआ है, ये जो इक्वेशन बनाया हुआ है, इस इक्वेशन से मैं एक बात तो बोल सकता हूं, इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन 3 है मेरे लिए, ये कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, मतलब किसी भी आयंस का जो कंडक्टेंस है ऑन द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, है ना, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना करें, कप्पा क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए है। तो अगर टोटल वॉल्यूम मुझे गिवन होगा, जितना भी वॉल्यूम आप 200 दोगे तो मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि भाई कंडक्टेंस ऑफ आयंस ऑन द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू कप्पा, 1 सेंटीमीटर पे क्यूब का कितना कंडक्टेंस है मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना कंडक्टेंस है वो मुझे पता है, तो टोटल वॉल्यूम का कितना होगा आप मल्टीप्लाई करके बता दो। सो दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। अपन ने यहां पर क्या किया, थोड़ा सा फिजिकल स्टेट्स यूज किया, कैसे, कंडक्टेंस मतलब इस सरफेस एरिया की बात कर रहे हो, कंडक्टेंस ऑन एल स्क्वायर ऑफ दीज आयंस टू डिपॉजिट विल बी इक्वल टू, आपके पास कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो केटाइन इसकी तरफ भाग जाएंगे और एनाइन इसकी तरफ भाग जाएंगे। एनाइन मैंने ये गलत बनाया हुआ है, अपन को पता है एनाइन किस तरफ भागेंगे, आपने इलेक्ट्रोड बताने के लिए वैसे कर दिया, तो अपन को पता है एनाइन किस तरफ भागेंगे और केटाइन किस तरफ भागेंगे, ये अपन को पता है। तो कंडक्टेंस जो होता है ऑन पर ये एरिया, राइट ना, अभी 1 सेंटीमीटर होगा तो पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं अपन, तो अपन कहेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम। अपन कह सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन दिस, प्रोपोर्शनल। कप्पा तो 1 ml के लिए है, तो टोटल वॉल्यूम के लिए कितना होगा, वी आर एबल टू टेल, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। तो इसको अपन कहेंगे कि भाई देखो, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस के अपन वर्ड, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस को अपन किससे डिनोट करते हैं, अब इसमें कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अपन डिनोट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम लेवल, ये इक्वेशन चाहिए। अब अपन ने इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि यहां अपन ने समझ लिया व्हाट इज द फिजिकल स्टेट, व्हाट डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड of area L square will be equal to the volume of the solution will be proportional to the volume of the solution present in the electrolyte, ये होता है। अब अपन ने ये तो डायरेक्टली वैसे ही इक्वेशन से ही बना लिया। अब अपन कहेंगे एक्चुअल पार्ट तो अपना अब होगा कि भाई अब आप ये बताओ कि मुझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, अगर कंसंट्रेशन गिवन है और ये सब गिवन है, तो अपन कहेंगे देखो, आपने डायरेक्टली ये तो पढ़ लिया कि भाई कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं,
अब ये तो कंडक्टेंस था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कंडक्टेंस को, अपन को पता है वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं। अब मैं इस पार्ट को हटा लेता हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम को करते हैं अपन, क्योंकि अपन को कंसंट्रेशन से भी डील करना है। अब अगर अपन को कंसंट्रेशन से डील करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक, इस वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर लो, वॉल्यूम इन ml will be equal to number of moles multiplied by 1000 divided by molarity। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लूंगा कंसंट्रेशन, मतलब कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। कैलकुलेट कर लूंगा, मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा। और अगर मुझे मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, बिकॉज जैसे अपन को क्वेश्चन में हमेशा मोलर कंडक्टेंस ही देखे हो कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस, तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे मोलर कंडक्टेंस। सो द मोलर कंडक्टेंस इज, डेफिनेशन तो अपन ने लिख रखा है, इसको डिनोट अपन ऐसे करेंगे। मोलर कंडक्टेंस होता है जब आप इसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस कैलकुलेट करोगे, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। इसका मतलब n का वैल्यू फिर 1 हो जाएगा फॉर मोलर कंडक्टेंस। तो अपन लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू दैट इज कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। जो भी मुझे मोलारिटी गिवन होगा मैं उससे मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर दूंगा। द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is called molar conductance। और कंडक्टेंस क्या होता है? द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, डजंट मैटर व्हाट इज द मोल्स, जो भी आयंस प्रेजेंट है 2 मोल्स 3 मोल्स 0.5 मोल्स, जो भी मोल्स गिवन है उनका जो कंडक्टेंस होगा उसको अपन कंडक्टेंस बोलते हैं। जैसे अपन हीट कैपेसिटी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी का मतलब हो गया कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू एब्सॉर्ब द हीट, टू होल्ड द हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर अपन बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी तो फिर आपको 1 मोल लेना पड़ेगा, दैट इज मोलर हीट। तो वो अपन ने कहा कि भाई कंडक्टेंस मतलब किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस मतलब आपको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा, देन वी कॉल्ड इट एज अ मोलर कंडक्टेंस। ऐसे ही अपन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की अगर अपन बात करेंगे तो अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ले लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंडक्टेंस। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर अपन को लिखना है तो इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपन ऐसे डिनोट कर लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब वो सॉलिड के लिए हो सकता है, इधर ये अपन ने वही तो किया था, कंडक्टेंस फॉर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोड, और लैम्डा अपन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तभी तो अपन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों को अलग अलग नहीं ले सकते ना भाई, दोनों इक्वल है ना, तो अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, लैम्डा, नया वो लिख लिया अपन ने, एक सिंबल लिख लिया कि चलो भाई कंडक्टेंस पर सेंटीमीटर क्यूब और कंडक्टेंस L square will be equal to kappa into volume, that is the difference, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में अपन को पता है कप्पा into 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, क्या लिखते हैं अपन, नॉर्मलिटी बाय n फैक्टर, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको मोलारिटी को हटा देते हैं और नॉर्मलिटी, अपन को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नॉर्मलिटी लिखना होगा यहाँ पर। तो आप मोलारिटी को क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए यहाँ पर नॉर्मलिटी होगा। अगर मोलर कंडक्टेंस है तो मोलारिटी की बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो नॉर्मलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो फिर अपन नॉर्मलिटी की बात, फिर अपन बोल सकते हैं भाई अगर अपन को मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन चाहिए तो आप नॉर्मलिटी को मोलारिटी इनटू n फैक्टर लिखो, वी नो दैट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू n फैक्टर, वी नो दैट इट हैपेंस। तो अपन क्या लिख सकते हैं फिर, तो इन दोनों को देख के अपन बता सकते हैं, इसको लिखूंगा मोलारिटी इनटू n फैक्टर, तो मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। देखो भाई अगर किसी को डाउट है तो बताओ, विल गेट दिस।
तो अगर मुझे मोलर कंडक्टेंस गिवन है और मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, तो मुझे मोलर कंडक्टेंस को यहाँ पर अपन लिखेंगे ना मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो एन को उधर ले जाते हैं, तो मोलैरिटी लिखोगे तो मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। आपको ये इक्वेशन चाहिए क्योंकि ये सारा पार्ट फिजिक्स वाला पार्ट है, हम केमिस्ट्री में इसको यूज करेंगे। और इसको यूज करने से मोस्टली अपन केमिस्ट्री में इसको यूज करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि कप्पा क्या है। यहाँ पर मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ लिक्विड। सो मोलर कंडक्टेंस लिख रहे हैं तो एन का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। अब अपन बात कर सकते हैं थोड़ा सा, अब तक अपन ने कोई बात नहीं की किसी की यूनिट्स, क्योंकि मैं पूरा फोकस कैलकुलेशन पर रख रहा था। यूनिट में मुझे पता है आप गलती कहाँ करोगे तो मैं बता दूंगा, पहले एक बार यूनिट देख लेते हैं, गलती कहाँ होगी वो मैं बता दूंगा, जहां गलती नहीं करना है। बाकी ये सारा पार्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इधर 3 ले लिया था मैंने, इसको 4, तो इसको 5 और इसको 6 करो। मुझे ये दोनों इक्वेशन चाहिए, बाकी सब याद रहेंगे नहीं रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को पता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इज ओम, और कंडक्टेंस पर ओम इनवर्स होगा, ये अपन उससे मोह भी लिखते हैं। तो मैं यूनिट ऑफ मतलब मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, दैट इज रेजिस्टेंस इज ओम, कंडक्टेंस इज पर ओम, 1 सीमेंस इज इक्वल टू होता है 1 पर ओम। सीमेंस इज अ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, सीमेंस इज अ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को आपको पर ओम में ही लिखना होगा या सीमेंस में ही लिखना होगा, डजंट मैटर इट इज एमकेएस और सीजीएस। तो एमकेएस और सीजीएस में किस पे फर्क पड़ेगा, इन पे फर्क पड़ेगा, मीटर और सेंटीमीटर। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप सीजीएस लिखो या एमकेएस, फर्क पड़ेगा इन पे। अगर आप सीजीएस की बात करोगे तो मैं 1 सेंटीमीटर के इधर सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में लूंगा एल और ए को, और अगर आप एमकेएस की बात करोगे तो इनको मीटर के फॉर्म में लूंगा। तो फिर ठीक है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एमकेएस और सीजीएस। ये तो सेम ही रहेंगे, ये यूज करना है अपन को। लेकिन अपन ये जरूर बोल सकते हैं कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, कप्पा का यूनिट, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, दैट इज कप्पा का यूनिट क्या होगा। तो अपन यहां से बता सकते हैं कप्पा का यूनिट क्या होगा, आप यहां से भी बता सकते हैं कप्पा का यूनिट क्या होगा। ये तो पर ओम है, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो मैं लिख सकता हूं पर ओम पर सेंटीमीटर, ये कप्पा का यूनिट होगा। राइट, तो आप ये ओम लिखो या मोह लिखो एक ही बात है, इसको उल्टा लिख दिया मतलब रादर देन राइटिंग लिख दिया सब। ये तो तुम लोगों को पता होगा यार, फिजिक्स में इतना पढ़ते हो तुम लोग, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस ये तो पता ही होगा। मुझे तो ये बताने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है सबको कि भाई ये फॉर्मूले भी तुमको पता है फिजिक्स वाले और ये भी तुमको पता है, बस मैं तो थोड़ा सा एमकेएस सीजीएस के लिए अपने कैलकुलेशन में तुम गड़बड़ ना करो इसलिए मैंने बताया तुमको, राइट ना, बाकी अपन को पता होता है। तो कंडक्टिविटी अपन को पता है, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, और कंडक्टेंस जो यहाँ पर अपन ने लिखा इसका यूनिट क्या होगा। तो अपन लिखेंगे भाई इधर ना जो मोलर कंडक्टेंस लिखा अपन ने, तो मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो वी आर एबल टू राइट दैट मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस को मैं लिखूंगा दिस इज द मोलर कंडक्टेंस, कप्पा लिखना पड़ेगा अपन को यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा दैट इज कंडक्टेंस इज, राइट ना, ये इसका यूनिट क्या होगा, तो कप्पा का यूनिट और सेंटीमीटर क्यूब,
सो यूनिट ऑफ कप्पा इंटू सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया, यूनिट ऑफ कप्पा तो ये है अपने पास, कप्पा इंटू वॉल्यूम, 1 मोल के लिए। तो कप्पा का यूनिट क्या होता है, पर ओम पर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बाकी आपको पता है क्या करना है। सो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यूनिट से भी पहचान सकता हूँ कि मुझे कंडक्टिविटी गिवन है या मोलर कंडक्टेंस गिवन है, तो यूनिट देख के बता सकता हूँ, तो अपन यूनिट से भी बता सकते हैं। कैपिटल एस होगा सीमेंस। कप्पा के लिए अपन ऐसे बता सकते हैं ना, आप यूनिट तो आपको बनाना आता है ना, कप्पा विल बी इक्वल टू व्हाट, सी इंटू एल बाई ए लिखेंगे ना, और कंडक्टेंस क्या है, पर ओम, और ये क्या होगा, सेंटीमीटर, ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, बना लो, पर ओम पर सेंटीमीटर, बना सकते हैं ना अपन। अब ये नहीं बना, नहीं बना सकते, वो यूनिट एंड डायमेंशन मुझे पता है, हम लोग काफी पढ़ते हैं, उतना अपन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर कप्पा केस कैपिटल, आप जो, अब डिपेंड करता है, किसी बुक में स्मॉल लेटर भी लिखा होगा, किसी बुक में कैपिटल भी होगा, लेकिन अगर अपन को लिखना है तो के को जनरली स्मॉल ही लिखते हैं, बट कैपिटल भी लिखेंगे तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा कि इस कैपिटल और स्मॉल है। वैसे प्रेफर हम स्मॉल करेंगे कप्पा। सीमेंस में एस एस कैपिटल, सीमेंस में एस एस कैपिटल, कप्पा में स्मॉल के होना चाहिए। अब कैपिटल भी लिखा होगा तो भी, कैपिटल अपन केल्विन लिखते हैं ना, इसलिए वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो लिखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखते हैं। एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस of 0.1 molar NaCl solution if the conductivity of solution is 2.5 into 10 to the power of -3 per ohm per centimeter, ये गिवन है मुझे। चलो भाई बताओ, लास्ट पेज देखना है, देखो लास्ट पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन क्या, कुछ लोग बोलते हैं कि इधर दिखाओ, और कुछ बोलते हैं क्वेश्चन दिखाओ, अब मैं क्या करूँ बताओ। अब लो भाई क्वेश्चन जल्दी से करो। इसमें कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे अपन को कैलकुलेशन करना है बस। ट्वेंटी फाइव आया, देखो भाई आंसर भी आ रहा है। मुझे मोलारिटी गिवन है, मुझे कप्पा गिवन है, ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। ओके, कप्पा 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 गिवन है, इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 0.1 हो जाएगा, 25 आ गया, राइट। सबको समझ में आया, तो अपन को 25 आ गया, राइट। मैं दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, आप लिखो द रेजिस्टेंस ऑफ
लिख ही देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is found to be 210 ohms at 25 degrees centigrade. Calculate the molar conductance. Molar conductance of the solution if cell constant is 0.88%. बताओ भाई, हाँ लास्ट 25 आया था, लिखो ना। आगे आंसर 419, ठीक है। अब इनको पता है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी होता है। मैं कप्पा को लिख सकता हूँ 1 by r इंटू एल बाई इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। दिस इज कप्पा, है ना, 419.04 सही है। 1 by r रेजिस्टेंस अपन को गिवन था, तो 1/210 एल बाई ए इज 0.88 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय करना था अपन को कंसंट्रेशन 10 की पावर -2। लो भाई अपना आंसर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। होगी अब मुझे क्वेश्चन गिवन है, the molar conductance of
KCl solution is 125 per ohm per centimeter square. Cell constant L by A होता है. Kappa is 1 by R into L by A. The molar conductance of KCl solution is 125. This solution, 0.1 molar solution of KCl shows a resistance of 200 ohms. Calculate the molar conductance of 0.5 molar NaCl solution in the same cell. Calculate the molar conductance of NaCl solution when the resistance of solution is 250. Resistance of NaCl solution is 250 ohms. The molar conductance of KCl solution is 125 and 0.1 molar solution is shows the resistance of response. Calculate the molar conductance of 0.5 molar NaCl solution. And the resistance of NaCl solution is 250. तो अपन ने पहले सेल में KCl रखा हुआ था, बाद में उसको हटा दिया अपन ने और उसकी जगह अपन ने NaCl डाल दिया. तो NaCl का मोलर कंडक्टेंस कितना होना चाहिए अगर KCl का मोलर कंडक्टेंस देखना है? Obviously, that was the reason. Obviously, अपन क्या करेंगे? मोलर कंडक्टेंस ऑफ पहले अपन KCl की बात करते हैं. तो कप्पा फॉर KCl into 1000 डिवाइडेड बाय लिखते हैं मोलारिटी. तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl मुझे गिवन है 125 और कप्पा को मैं लिखूंगा 1 by R, मतलब 200 into L by A कैलकुलेट कर लेता हूँ, into 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 हो जाएगा. Therefore, L by A will be equal to 125 into 200.
मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूँ। अब L बाय ए तो सेल का कांस्टेंट होगा ना, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड तो कांस्टेंट रहेगा ना। अब आपने क्या किया, L बाय ए कैलकुलेट कर लिया इससे, वही L बाय ए NaCl में रहेगा। सो मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl will be equal to 1 by R into L by A into 1000 divided by molarity ले लेते हैं। ये आपने पूछा। अब L by A तो दोनों का सेम रहेगा ना, दैट इज अ सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट तो सेम रहेगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो ये अपन को NaCl तो चाहिए है, कैलकुलेट करना है, इसका रेजिस्टेंस गिवन है मुझे 200, सो 1 by 200 into L by A मुझे दे रखा है आपने कितना, ये 1 by 250 है ना, 200, इसका रेजिस्टेंस अपन को 250 गिवन है, ये है ना 250, ये रेजिस्टेंस गिवन है अपन को, सो 250 गिवन है। मल्टीप्लाई करते हैं 125 इंटू 200 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय करते हैं 1000, और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और डिवाइड करते हैं किससे, कंसंट्रेशन 0.5 पे रखा है, कैंसिल हो गया, ये 2 से गया, ये 100 से गया, ये अपने पास 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, सो 120 आया अपना आंसर। ये लगा अपना आंसर। किसी को डाउट है तो बोलो। सेल के लिए तो L बाय ए कांस्टेंट ही रहेगा ना, चाहे आप कितने भी सोल्यूशन उसमें प्लेस करो। तो मैंने यहाँ पर L बाय ए कैलकुलेट करवा दिया और L बाय ए वही यूज करके अपन इसको दैट इज व्हाट वी हैव डन, ठीक। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ 0.2 molar BaCl2 solution if the specific conductance is nothing but the conductivity। मैंने आपको बता दिया कि वो कंडक्टिविटी है, क्योंकि मेरा पूछने का ये वो नहीं है कि मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पूछना है, मेरा कुछ और ही मीनिंग है इसको क्वेश्चन देने का। सो इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज BaCl2 सॉल्यूशन इज, ये कंडक्टिविटी मुझे गिवन है 2.2 into 10 to the power of -3 पर हो, ये गिवन है, कितना आएगा आंसर।
मैं तो म्यूट ही था। हाँ हाँ, हो गया म्यूट। हाँ हाँ, अनम्यूट हो गया, कोई बात नहीं। पता क्या था, इस बार आपने मुझे यूनिट में सेंटीमीटर नहीं दिया, आपने पर मीटर दिया था। अगर आप पर मीटर दोगे तो फिर ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मुझे उसे ऑब्वियसली बात है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब सीधी सीधी बात है, आप मुझे ये बताना चाहते हो कि अब तक आपने जितने क्वेश्चन दिए थे उनमें ये पर सेंटीमीटर था, तो मुझे ये इक्वेशन यूज करना पड़ा। अगर ये वाला पर मीटर होता तो मैं 1000 को यूज नहीं करूंगा। कन्वर्जन है, तुमको पता है हाउ टू कन्वर्ट ना भाई। 1 सीमेन पर सेंटीमीटर पर मीटर इज इक्वल टू व्हाट, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 सीमेन इंटू 100 कर लेते हैं पर सेंटीमीटर। कन्वर्जन तो पता है ना तुमको क्या करना है, कन्वर्जन तो अपन को आता है। कन्वर्जन ही करना है तो अपन कर, बिल्कुल मैंने वही किया, बिल्कुल अपन ने वही कन्वर्जन किया, राइट ना। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना कि फटाफट अपन ये मतलब ऐसे है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी बताया था सबने, लेकिन यूनिट्स का भी ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको यूनिट्स अलग से बताए थे, इसलिए मैंने आपको यूनिट्स अलग से बताए थे। तो अगर ये वाला पार्ट आप ध्यान रखते हो तो गलती कभी नहीं होगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा जो अपन इस वाले पार्ट से, क्योंकि मोस्टली अपन को आएगा ना तो ये वाला आएगा। एडवांस में इसके चांसेस काफी कम, मेंस वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन। राइट, तो अपन को पर ओम पर मीटर स्क्वायर देना होता है, है ना। पर ओम पर मीटर स्क्वायर होता है, अगर अपन ये यूज करके कैलकुलेट करते हैं तो आपको कन्वर्ट करना है तो पर ओम पर आपने थोड़ी देर पहले लिखा था ना, ये यूनिट होता है मोलर कंडक्टेंस का, तो आप पर मीटर स्क्वायर कर लेते हैं वहां पे। अब आप यूनिट का ध्यान रखो, क्वेश्चन आपके आंसर्स आएंगे। सो अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द मोलर कंडक्टेंस विल डिपेंड, मतलब जो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, अपन को वो करना है। एक तो होता है कंसंट्रेशन पॉइंट्स पे, मोलर कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स। कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस भी ज्यादा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो मोर ज्यादा आयंस ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मोलर कंडक्टेंस। सेल में जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस विल आल्सो डिपेंड ऑन द चार्ज, बट हमेशा वैसा ट्रू नहीं होता, इसलिए अपन थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। मोर द नंबर ऑफ आयंस मोर द कंसंट्रेशन, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, अगर मुझे गिवन है कि 1 मोल 0.1 मोल HCl है और 0.1 मोल मेरे पास CH3COH है, बताओ किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो कंडक्टेंस ऑफ strong electrolyte is greater than weak electrolyte.
weak electrolyte. Conductance of lithium ion is less than sodium ion, is less than potassium ion, is less than rubidium ion, is less than cesium ion due to hydration of ions of smaller ions. अब प्रॉब्लम ये है मोलर कंडक्टेंस ऑफ, या कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं आप, इधर लिखा मैंने कंडक्टेंस ऑफ sodium ion is less than potassium ion. Magnesium ion is less than calcium ion. Sodium ion is less than magnesium ion. Less than aluminum ion. अपन क्या गलती कर सकते हैं कि आपने बताया मुझे कि ज्यादा हाइड्रेशन से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इस पर बैठ जाएंगे तो उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन भैया चार्ज भी तो ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज ज्यादा कंडक्टेंस। अपन ने पढ़ा भी है, देखो आप याद होगा आपने ना, अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा, बताओ किसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अपने पास गिवन है क्रोमियम H2O होल 5 होल 6, इधर क्रोमियम H2O होल 5 एक Cl अंदर ले लेता है, एक H2O बाहर ले लेता है, तो ज्यादा चार्ज ज्यादा कंडक्टेंस। ज्यादा चार्ज ज्यादा कंडक्टेंस। तो फिर इधर आपने ज्यादा चार्ज ज्यादा कंडक्टेंस, तो इधर हाइड्रेशन मैटर नहीं करेगा, करेगा ना, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा ही कंडक्टेंस होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सोडियम आयन का कंडक्टेंस कम होगा कैल्शियम आयन से, बिल्कुल, इसमें ज्यादा चार्ज है। इसका कम होगा एल्यूमिनियम आयन से, बिल्कुल, इसका कम होगा इससे, बिल्कुल। मुझे कटाइन चाहिए, इसमें कटाइन नहीं है, फोर पॉजिटिव नहीं आएगा किसी में। ज्यादा चार्ज ज्यादा कंडक्टेंस, सेम चार्ज तो हाइड्रेशन की बात करूंगा, छोटा साइज ज्यादा हाइड्रेशन। जब चार्ज सेम होगा तो अपन हाइड्रेशन की बात करेंगे, जब चार्ज डिफरेंट है तो ज्यादा चार्ज ज्यादा कंडक्टेंस होगा। हाइड्रेशन में क्या है, मतलब चार्ज सेम है तो छोटा साइज ज्यादा हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन एनर्जी पता तो है। लेकिन वो तब कंसिडर करना है जब चार्ज सेम, तो अपन हाइड्रेशन कंसिडर करेंगे। जब चार्ज सेम होगा तो अपन हाइड्रेशन कंसिडर करेंगे। Among all the cations, H plus ion has maximum conductance. मतलब H प्लस आइन का जो कंडक्टेंस का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 350 के आसपास होता है, एंड अदर कटिंग्स लेस देन और इक्वल टू 200 वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मतलब H प्लस आइन के कोई आसपास भी नहीं होता, H प्लस आइन के कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अभी ये इसलिए ऐसे होता है क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं,
अगर सोडियम आयन होगा तो इसको इलेक्ट्रोड के पास जाके डिपॉजिट होना पड़ेगा। H+ आयन ऐसा नहीं करता। H+ आयन क्या होगा, जब इसके अंदर अगर H+ आयन है तो वो क्या करता है कि जो सॉल्वेंट होता है H+ आयन, जो सॉल्वेंट होता है H+ आयन, वो सॉल्वेंट से क्या करता है, वो कहता है कि देख भाई ये वाला H ले ले, ये वाला H इसको दे दे, ये वाला H इसको दे दे, और लास्ट वाला जो O है ना वो अपना H डिपॉजिट कर दे। मतलब वो आयंस को मूव करके नहीं जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोड तक, वो वाटर जहां वो प्रेजेंट है वहीं से वाटर से एक्सचेंज करके वहां लास्ट वाले को बोलेगा दे दो। बाकी आयंस में क्या होगा, सोडियम को डिपॉजिट करना है तो जाना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रोड तक। वाटर में ऐसा नहीं होता। वाटर में क्या होता है, क्योंकि सॉल्वेंट भी वाटर है, तो H+ आयन सॉल्वेंट के वाटर मॉलिक्यूल में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जो वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोड के पास है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल अपना H दे देगा, बाकी वो एक्सचेंज कर लेगा सबसे, ऐसा हो जाएगा। वो H+ आयन में पॉसिबल है। बाकी कैटायन के लिए तो डिपॉजिट होने के लिए जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोड। राइट, गुड। among monoions, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये छोटा बना हुआ है ना, पता है ना आपको। अरे भाई कम से इलेक्ट्रोड तो देखो। among monoions मतलब जिनमें सिंगल चार्ज हो, OH- आयन हैज मैक्सिमम कंडक्टेंस। मैंने मोनोइंस एनाइंस लिखा है, मतलब अगर बाइवेलेंट होगा तो चेंज भी हो सकता है। इधर कोई आपने मोनो बाई ट्राई नहीं लिखा था। मैक्सिमम कंडक्टेंस among monoions, it will have maximum conductance. तो मोनोइंस में मैक्सिमम कंडक्टेंस होता है। मैंने ये नहीं कहा कि OH का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोटॉन, वाटर इज अ लुईस एसिड, लुईस बेस है ना, और प्रोटॉन इज अ लुईस एसिड, वो इसको देख के प्रोटॉन को निकाल सकता है दूसरे। तो वाटर तो H+ आयन तो वो कर सकता था, जो वाटर से हाइड्रोजन एक्सचेंज। OH नहीं कर सकता, वो वाटर से H+ आयन ले लेगा, ऐसे नहीं करेगा। सो मोनोइंस ऐसे होगा। बाकी वैल्यूज अपन को गिवन होंगे, ये वैल्यूज भी तो गिवन होंगे एनसीईआरटी में, आप देख लेना उसको। बट other higher valency of anion may have more conductance. More conductance. वो सारे वैल्यूज एनसीईआरटी में भी गिवन होते हैं, सभी बुक्स में गिवन होते हैं। मैंने तो जो बता रहा हूँ वो बुक्स मतलब वैल्यूज डाटा को कंपेयर करके ही बता रहा हूँ। जैसे OH नेगेटिव है, इट्स मोलर कंडक्टेंस विल बी लेस देन दिस। बट केटाइन में कोई कंपैरिजन नहीं है, केटाइन में H+ आयन का हमेशा ज्यादा होगा। हाँ, मतलब इसका कंडक्टेंस बाइवेलेंट से भी ज्यादा होगा। मैं लिखना नहीं चाहता, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर ज्यादा बताऊंगा तो फिर प्रॉब्लम होगी उसमें। अब आप ये भी बताओ कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं बताना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि H+ आयन का सबसे ज्यादा होता है, वैल्यू गिवन है अपन को, और उसके बाद बाकी सभी कैटायन 200 से कम होते हैं। मोनोनाइन्स में सबसे ज्यादा OH नेगेटिव आयन होता है, बाकी सब मतलब अगर बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट या इसलिए मैंने टेट्रावेलेंट लिखा, क्योंकि इसका इससे ये ज्यादा होता है, इससे सल्फेट लेस होगा, कार्बोनेट लेस होगा। लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि वहां गिवन होगा ना अपन को वैल्यूज, उतना याद कैसे रखोगे तुम। इसलिए मैंने कहा मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंसी मैंने आपको बता दिया।
अगर सिर्फ मोनोवेलेंट की बात करोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये अराउंड 200 होता है। बाकी सब मोनोवेलेंट एनाइन तो 100 से भी छोटे होते हैं। बाईवेलेंट इट विल बी 180 से छोटे होते हैं। ट्राईवेलेंट में थोड़ा किसी किसी का ज्यादा हो सकता है, और इसका तो ज्यादा ही होता है। सो अमंग ऑल एनाइंस नहीं लिख सकता, जैसे इधर है अमंग ऑल कैटाइंस, वो ऐसे होता है। तो मैक्सिमम अपन क्या करेंगे, अपन को सिर्फ H प्लस साइन पता होना चाहिए कि उसका सबसे ज्यादा होता है कैटाइंस में, और OH नेगेटिव का मोनो एनाइंस में सबसे ज्यादा होता है। बाईवेलेंट भी होता है तब भी ज्यादा ही होता है, लेकिन मैं उसको ज्यादा याद करने वाला पार्ट नहीं बनाना चाहता। कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो कंडक्टेंस ज्यादा है, अगर चार्ज ज्यादा है तो भी कंडक्टेंस ज्यादा है। अगर चार्ज एक जैसा है तो फिर हाइड्रेशन की बात करेंगे। छोटा साइज ज्यादा हाइड्रेशन, कंडक्टेंस कम होता है। अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन वो पार्ट तभी चेक करोगे आप, हाइड्रेशन वाला पार्ट, जब चार्ज से। मोर चार्ज मोर कंडक्टेंस। लाइट कंडक्टेंस एक तो ये है। दूसरा फैक्टर अपन लिखेंगे अदर फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की बात देखना भाई, किसका मतलब अनम्यूट है, कौन म्यूट कर लेना सब लोग अपने आप को। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस सभी का बढ़ता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। मैं तो ग्राफ ही बनाता हूँ उसमें, ताकि अपन को पता रहे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो हमेशा इंक्रीज होगा डाइल्यूशन से। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे इंक्रीज होगा, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो थोड़ा सा कर्व होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ऐसे मैं इसको ऐसे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मैं ऐसे। On dilution, the electrolytic conductance always increases. Conductance always increases. तो यहां पर अपन अज्यूम कर लेते हैं, चलो भाई ये KCl ले लेता हूं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं। यहां पर मैं कंडक्टेंस लिख लेता हूं, मोलर कंडक्टेंस लिखो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस लिखा है, और इधर अपन कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। वैसे द ग्राफ इज गिवन फॉर गिवन बाय, दैट इज राइट ना, इट वाज एक्सप्लेन बाय डी बाय, इसको डी बाय ने एक्सप्लेन किया ना। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई, अब इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा कर्व आ रहा है, तो अपन अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अपन कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर सोल्यूशन बनाएंगे ना, वो तो 100% डिसोसिएट होता है वाटर में। जब सारे डिसोसिएट हो गया तो डाइल्यूशन से फिर क्या हो रहा है, तो अपन कहेंगे देखो, अगर वाटर में पोटेशियम आयन और Cl नेगेटिव आयन डिसोसिएट हो गए ना, तो डाइल्यूशन करने से इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन कम होगा। भाई ये दूर है इससे, तो इनका आपस में अट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये इजीली अपना इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो सकता है, ये इजीली अपना इलेक्ट्रोड पे
जो भी इलेक्ट्रोड आप लोग, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन से कंडक्टेंस इसलिए बढ़ता है, क्यों? क्योंकि आइंस जो है कैटाइंस एंड आइंस बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सो और वी कैन राइट solute solute interaction decreases. So on dilution it increases because the solute solute interaction डिक्रीजेस। अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन डिक्रीज होगा तो आयंस इजीली डिपॉजिट हो जाएंगे, और इनके बीच में इंटरेक्शन कम करने का मतलब है रेजिस्टेंस कम करना, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। अपन ने लिखे थे पहले लास्ट क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग द दैट इज कंडक्टेंस। सो इनके बीच में इंटरेक्शन अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। It can be explained by d by Onsager equation. What is that equation? Is the molar conductance of any electrolyte at given concentration is equal to molar conductance of an electrolyte at infinite dilution minus, that is अपन एक कांस्टेंट ले लेते हैं, कुछ बुक्स में a कांस्टेंट लेते हैं, कुछ बुक्स में स्मॉल b कांस्टेंट ले लेते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर a कांस्टेंट ले लेते हैं, रूट ऑफ c लिख लेते हैं, c इज कंसंट्रेशन, वो c लिखते हैं अपन, कंसंट्रेशन पूरा लिख दिया, तो अपन ऑनसागर इक्वेशन से अपन इसका एक्सटेंड कर सकते हैं। वो क्या कहता है कि भाई देख, अगर पानी डालेंगे तो कितना पानी डालें तो कंडक्टेंस बढ़ता रहेगा। भाई इस कॉन्सेंट्रेशन पे ये है कंडक्टेंस, अपन ने कहा इस कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टेंस ये हो गया, अपन ने डाइल्यूशन किया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो कंडक्टेंस बढ़ गया। हमने कॉन्सेंट्रेशन और कम किया, कंडक्टेंस और बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन और कम किया, कंडक्टेंस बढ़ गया। कितना कम करें कंडक्टेंस, मतलब ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? भाई जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता कि कितना भी पानी डालो ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अपन कहते हैं ये जब इधर देखते हैं अपन क्या है, इन्फिनिटी लिखा हुआ है सिग्निफाइज द मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution. Molar conductance at infinite dilution. अब अपन कहेंगे पहले तो ये बताओ ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है क्या? मतलब सी वाटर में कुछ डाल दें, HCl को डाल देते हैं थोड़ा सा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया? नहीं, ऐसे नहीं होता। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स the concentration at which the cation and anion becomes independent of each other. Independent of each other. तो अपन कहेंगे इतना पानी डाल दो कि कैटाइन और एनाइन में इतना डिस्टेंस हो जाए so that कि वो आपस में एक दूसरे में कोई अट्रैक्शन ना हो, there is a zero attraction, zero interaction between these, then it is called an infinite dilution. और अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर तो इनका मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा, ये इधर डिपॉजिट हो जाए, ये इधर अपने इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा। तो अपन ने यही लिखना है अपन को, व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो कंडक्टेंस विल बी वेरी हाई। अब इधर ना थोड़ा डैश इसलिए बना दिया कि अपन कभी भी जीरो कंसंट्रेशन पे तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे ना, उससे पहले तक ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपस में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपन बता। अब इस इक्वेशन में को देख के अपन एक बात तो बता सकते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद तो वैल्यू रुक जाएगी ना, उससे ज्यादा और क्या पानी डालेंगे, यही कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जब ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। तो मैं इसको ऐसे ले लूंगा,
ये तो कांस्टेंट है, आप कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो तो ये चेंज हो रहा है, आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हो कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। तो ये स्लोप जो है वो ए होगा, सो वेयर ए रिप्रेजेंट a is a constant लिख लेते हैं, a is where a depends on charge on cation and anion। मतलब NaCl है तो A इक्वल टू 1 होगा, MgCl2 है तो A इक्वल टू 2 होगा, AlCl3 है या MgSO4 है तो भी A इक्वल टू 2 होगा। मतलब टोटल कैटायनिक एंड एनायनिक चार्ज इन द सॉल्ट और द इलेक्ट्रोलाइट इज A, वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा कंडक्टेंस भी होगा। तो A रिप्रेजेंट करता है चार्ज, तो कांस्टेंट होगा x। डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो बाकी स्ट्रेट लाइन लिखा है अपन ने, तो ये नो दैट व्हाट यू हैव टू डू, बाकी आपको पता है। दिस इज फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो तो 100% डिसोसिएट होता है, फिर भी मतलब डाइल्यूशन से वो बढ़ेंगे, बिल्कुल इंक्रीज होगा, और वो भी स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। दूसरा अपन चेक करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में इनिशियली तो नहीं बढ़ रहा है। अब पहले एक बात बताओ तुम मुझे, फिर उसके बाद अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस करते हैं। CH3COH अपने पास, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा ऐसे। अब Al2SO4 होल थ्राइस में क्या आएगा, 6 आएगा, और क्या आएगा, जो सॉल्ट के हिसाब से टोटल कैटायनिक और अनायनिक चार्ज कहा तो है। अब तो एलम्स के लिए पूछो, मोर सॉल्ट के लिए पूछो, कुछ भी पूछो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो टोटल कैटायन बताना, दैट्स ऑल, है ना। चल वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। अब तुम एक बात बताओ, इसके लिए अपन को सारा कुछ पता है, कि ये वैल्यू पता है, कंसंट्रेशन दे दो, H प्लस सब कुछ बता दो, मेरे पास ये गिवन है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये इनकम्प्लीट डिसोसिएट होता है। अगर इसमें वाटर डालूंगा तो concentration ऑफ H प्लस आइन क्या होगा, नंबर ऑफ H प्लस आइन क्या होगा, pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूशन से बताओ, डाइल्यूशन से क्या होगा। बताओ भाई। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करूंगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ आइंस बढ़ेंगे, डाइल्यूशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है तो नंबर ऑफ आइंस बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन डिक्रीज होगा, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो pH बढ़ेगा,
इसका के लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। एक बी तो कैंसिल हो गया, मतलब सॉल्यूशन में डिवाइड बाय वी रहेगा, और डिवाइड बाय वी रहने का मतलब है इनके कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे। डिवाइड बाय वी का मतलब है उनके कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे। तो वॉल्यूम बढ़ने से concentration of H plus ion and acetate ion decreases, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ने से। ये अपन ने कैलकुलेशन तक किया हुआ है क्लास में। एक क्वेश्चन देखना जिसमें अपन ने किया हुआ है कि पानी डालने के बाद बताओ कितना पानी डालें कि पीएच डबल हो जाए, ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया हुआ है। चल ठीक है, मुझे तो अपने कंसेप्ट से मतलब था, मैं तो ये चाहता था कि जब आप इसमें पानी डालोगे तो इसके आइंस आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ये फॉरवर्ड जाके नंबर ऑफ आइंस भी बढ़ाएगा लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ा सा डिक्रीज भी होगा, और कंसंट्रेशन अगर थोड़ा डिक्रीज होगा तो थोड़ा इंक्रीज भी होगा। क्यों? क्योंकि पानी डालने से इनिशियली इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा अगर इसका, तो नंबर ऑफ आइंस बढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और कंसंट्रेशन भी इनका कम हो रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ आइंस क्या होंगे, कम होंगे, और वो कम होगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, its degree of dissociation increases. Dissociation increases. So number of ions increases. और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, बट द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीजेस। नंबर ऑफ आयंस उतना नहीं बढ़ता है जितना कंसंट्रेशन कम हो जाता है। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम टर्म भी आ रहा है ना इधर, 1/v, एक वॉल्यूम टर्म कैंसिल हुआ, एक वॉल्यूम टर्म 1/v आ रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा वॉल्यूम बढ़ाने से, but the concentration decreases, so conductance increases. But after significant dilution, काफी डाइल्यूशन हो गया, सिग्निफिकेंट डाइल्यूशन, ये वाला पार्ट मैं हटा भी सकता हूँ, यहाँ से लिखा रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर सिग्निफिकेंट डाइल्यूशन मतलब जब काफी ज्यादा डिसोसिएट हो गया, फिर अगर पानी डालेंगे, बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 90% डिसोसिएट होता रहा, उसके बाद भी अगर पानी डालोगे तो डाइल्यूशन ज्यादा होगा और डिसोसिएशन कम होगा, मतलब आयंस कम बढ़ेंगे, बट कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज ज्यादा आएगा, तो एकदम से बढ़ेगा फिर। क्योंकि एक टाइम आएगा जब ये डिसोसिएट हो गया बहुत ज्यादा, तो फिर डाइल्यूशन करने से ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा थोड़ा सा, लेकिन इनका इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा आफ्टर सिग्निफिकेंट डाइल्यूशन। तो सिग्निफिकेंट डाइल्यूशन के बाद ये आपस में इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे, तो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुरू में तो क्या हो रहा था, पानी डाला, ये दोनों दूर दूर गए, लेकिन और डिसोसिएट होके और आयंस आ गए, तो उतने ही स्पेस में मैं क्या चाहता था, ये दूर दूर चले जाए, जैसे केसीएल में हो रहा था, लेकिन इसका डिसोसिएशन हो गया तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन एक सिग्निफिकेंट डाइल्यूशन के बाद जब इसका डिसोसिएशन बहुत ज्यादा हो गया, तो इन दोनों का इंटरेक्शन कम होना शुरू हो जाएगा रादर देन डिसोसिएशन के, तो कंडक्टेंस एकदम से बढ़ जाएगा। सिग्निफिकेंट डाइल्यूशन, the decrease in
attraction of ions will be more as compared to dissociation. At this stage, the ions starts becoming independent of each other. Independent of each other. Independent. Right? So conductance increases significantly. Increases rapidly. तब वो rapidly increase होना शुरू हुआ. तो शुरू में क्या हो रहा था, अपन पानी डाल रहे थे तो कंसंट्रेशन कम तो हो रहा था, लेकिन आयंस भी बढ़ रहे थे, इसलिए ज्यादा कम नहीं हो पा रहा था. फिर अपन कंसंट्रेशन कम करते रहे, अपन बढ़ाते गए, पानी बढ़ाते गए, तो डिसोसिएशन भी हो रहा था, आयंस भी आ रहे थे. एक टाइम आया जब कंसंट्रेशन काफी कम हो गया. तो जब कंसंट्रेशन कम हो गया मतलब बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो चुका होगा, तो उसके बाद भी अगर पानी डालेंगे तो फिर कंडक्टेंस में ज्यादा चेंज आएगा, कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बिकॉज आयंस बिकम्स स्टार्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. उस टाइम पे कंडक्टेंस एकदम से बढ़ जाएगा. लेकिन अपन को एक बात पता है कि इसमें कितना भी पानी डाल दो 100% डिसोसिएशन तो कभी नहीं होगा. इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम तो हमेशा रहेगा. अपन कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेंड्स टू 1 तो हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम तो रहेगा. तो बहुत ज्यादा तो अपन ये नहीं बता पाएगा कि कितना कब मतलब रुकेगा. वो रुकेगा कहीं, अपन को नहीं पता. लेकिन तो अपन उसको कैलकुलेट करना. टेंड्स टू 0 मतलब क्या करें, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे क्या होगा. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो अपन ये बताना मुश्किल होता है कि कब ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, नहीं बता सकते. तो अपन ने ऊपर जाके इसको डैश डैश कर लिया था. दैट इज फॉर वीक. तो ठीक है, ये आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है. तो यहां पर अपन रुक जाते हैं. नेक्स्ट टाइम अपन इसको कंटिन्यू करेंगे. चलो भाई, थैंक यू. फिर आज इतना ही पढ़ते हैं. इसको रिवाइज कर लेना, होमवर्क अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो बाय. चिल्ला रहा है सेव सेव सेव. हाँ कर लिया, सेव कर लिया, मुझे पता है. ठीक है, चलो बाय. कर लिया. चलो थैंक यू है. बाय बाय.